स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपको किसी आम इतिहास की किताब में शायद ही मिले। भारत का इतिहास दुनिया की किसी भी और सभ्यता से एकदम अलग है। मतलब ये सिर्फ राजाओं, बड़े बड़े युद्धों या साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की कहानी भर नहीं है। ये तो मानव चेतना की एक ऐसी कमाल की यात्रा है जिसने ना सिर्फ हमारी इस बाहरी दुनिया को बल्कि हमारे अंदर की दुनिया के रहस्यों को भी खंगाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही सीधा लेकिन थोड़ा चुभने वाला सवाल। क्या हमें वाकई भारत का पूरा इतिहास बताया गया है, या फिर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समय की धूल, बाहरी आक्रमणों और बदलते युगों की गहरी परतों के नीचे कहीं दब गया? असल में यहाँ इतिहास को कभी भी सिर्फ घटनाओं की टाइमलाइन नहीं माना गया, बल्कि इसे ज्ञान की परतों के रूप में देखा गया। तो आइए आज इसी छुपे हुए सच की परतों को एक एक करके हटाते हैं। अध्याय 1, मिट्टी के नीचे दबा सत्य। इस पूरी खोज को अच्छे से समझने के लिए चलिए बिहार के एक छोटे से गांव में चलते हैं। वहां रहने वाले एक लड़के आरव की कहानी से शुरुआत करते हैं। आरव की जिंदगी एकदम साधारण थी, लेकिन एक दिन तेज बारिश के बाद उसके गांव की जमीन धंस गई और मिट्टी के नीचे से एक ऐसा रहस्य बाहर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ यूं कि जब उस गड्ढे की खुदाई की गई तो अंदर से एक बहुत ही पुराना पत्थर का संदूक मिला और उस रहस्यमयी संदूक के ऊपर एक बेहद पावरफुल श्लोक लिखा था, काला केवल आवरणम सत्यम न नश्यति। मतलब ये कि समय केवल एक पर्दा है, सत्य कभी नष्ट नहीं होता। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब आरव ने उस संदूक को खोला होगा। उसके अंदर एक तांबे की डायरी मिली और हैरानी की बात यह थी कि इतने साल बीत जाने के बाद भी उसके पन्ने बिल्कुल सुरक्षित थे। अब उस डायरी के पहले ही पन्ने पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी थी। उसमें साफ साफ कहा गया था कि इसे पढ़ने वाला कोई आम इतिहास नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की चेतना को पढ़ने जा रहा है। इसमें इस चेतन सभ्यता के 4 मेन पिलर्स यानी 4 प्रमुख स्तंभ बताए गए थे: वेद, संस्कृत, पुराण और सिंधु घाटी सभ्यता। डायरी में यह भी दावा किया गया था कि भारत का इतिहास कभी मिटाया नहीं गया, बस उसे कई परतों के नीचे दबा दिया गया। अध्याय 2, संस्कृत, चेतना की भाषा। अब इस रहस्य की तह तक जाने के लिए आरव पहुंचा एक वृद्ध संस्कृत विद्वान के पास। वहां उसने एक बड़ा ही वाजिब सवाल पूछा कि क्या संस्कृत सिर्फ पूजा पाठ की भाषा है। इस पर विद्वान का जो जवाब था ना, वो सच में आंखें खोलने वाला था। उन्होंने बताया कि संस्कृत सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि ये चेतना को एक वैज्ञानिक स्ट्रक्चर, एक संरचना देने वाला माध्यम है। संस्कृत की सबसे खास बात क्या है पता है? इसे रटना नहीं पड़ता। ये पूरी तरह से मैथमेटिकल और लॉजिकल तरीके से धातुओं से यानी रूट्स से बनी है। जैसे गम धातु से बनता है गच्छति, जिसका मतलब है जाना, और ज्ञा से बनता है जानाति यानी जानना। देखा जाए तो ये बिल्कुल किसी मॉडर्न कोडिंग लैंग्वेज की तरह है, एक ऐसा विज्ञान जिसे समझकर गढ़ा जाता है। इसके बाद विद्वान ने एक और बड़ा रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि संस्कृत में ध्वनि यानी साउंड कोई आम आवाज नहीं है, बल्कि वो एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। जैसे ओम को ही ले लीजिए, इसे ब्रह्मांड का मूल कंपन यानी बेस वाइब्रेशन माना गया है। और कमाल की बात देखिए, आज की मॉडर्न फिजिक्स भी बिल्कुल यही कहती है कि ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी और वाइब्रेशन से ही तो बना है। ये प्राचीन ध्वनि विज्ञान और आज के विज्ञान के बीच की समानता सच में हैरान कर देने वाली है। अध्याय 3, वेद, अनंत ज्ञान का महासागर। चलिए अब तांबे की डायरी के अगले स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जो है वेद। यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। वेद किसी धर्म विशेष के ग्रंथ नहीं है। असल में ये भारत की सबसे प्राचीन ज्ञान परंपराएं हैं। ये एक तरह से पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर और उसके गहरे रहस्यों का एक बहुत ही डिटेल्ड मैप हमारे सामने रखते हैं। आइए एक नजर डालते हैं इन 4 वेदों पर। पहला है ऋग्वेद, जो पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसे समझने पर फोकस करता है। फिर आता है यजुर्वेद, जो ये बताता है कि हमारा हर एक कर्म, हर एक्शन इस ब्रह्मांड में एक एनर्जी पैदा करता है। सामवेद, जो ध्वनि और संगीत को ब्रह्मांडीय संतुलन यानी कॉस्मिक बैलेंस का माध्यम मानता है। और आखिर में अथर्ववेद, जिसमें मेडिसिन, हमारे शरीर और बीमारियों का एकदम डीप साइंस छुपा हुआ है। ये अपने आप में ज्ञान का एक बहुत ही परफेक्ट और कंप्लीट फ्रेमवर्क है। ऋग्वेद का एक बहुत ही फेमस और पावरफुल श्लोक है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सत्य तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग रूपों में देखते हैं और बताते हैं।
अब अगर इस पे गहराई से विचार करें तो ये प्राचीन फिलॉसफी आज के मॉडर्न साइंस की यूनिफाइड थ्योरी से बिल्कुल मैच करती है। वो थ्योरी जो ये साबित करने में लगी है कि नेचर के सभी अलग अलग फोर्सेस आखिर में एक ही सोर्स से जुड़े हुए हैं। है ना कमाल की बात। अध्याय 4 पुराण और समय का चक्र। डायरी अब हमें पुराणों की तरफ ले जाती है। वैसे अक्सर लोग इन्हें सिर्फ पौराणिक कथाएं या माइथोलॉजी मानकर साइड कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि पुराण ब्रह्मांडीय प्रतीकों की यानी कॉस्मिक सिंबल्स की एक बहुत ही एडवांस्ड और गहरी भाषा हैं। उदाहरण के लिए त्रिदेव सिद्धांत को ही ले लीजिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सिर्फ इंसानी रूप वाले कोई देवता मात्र नहीं है। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये ब्रह्मांड के लगातार चलने वाले साइकिल के प्रतीक हैं। यानी ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और शिव उसमें परिवर्तन लाते हैं या उसका अंत करते हैं। ये पूरा का पूरा एक कॉस्मिक फंक्शन है। ठीक इसी तरह इस सभ्यता ने समय को कभी भी एक सीधी रेखा या लीनियर नहीं माना। इसके बजाय इसे एक लगातार घूमने वाले चक्र की तरह देखा गया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग। ये युग चक्र हमें क्या बताता है? यही कि किसी भी सभ्यता का ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना ये एक पूरी तरह से नेचुरल कॉस्मिक प्रोसेस है जो बस लगातार चलती रहती है। अध्याय 5 प्राचीन ज्ञान के केंद्र। आरव की वो तांबे की डायरी अब हमें भारत के उस शानदार अतीत में ले जाती है जहां ये सारा एडवांस्ड ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में मौजूद था, जैसे कि महान नालंदा यूनिवर्सिटी और हमारी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम नालंदा या तक्षशिला जैसे एजुकेशन हब्स की बात करें तो इनका स्केल सच में अनबिलीवेबल था। नालंदा, जिसे हम ज्ञान का सूरज भी कह सकते हैं, और तक्षशिला, जिसे दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। यहाँ कोई आम पढ़ाई नहीं होती थी। गणित, एस्ट्रोनॉमी, कॉम्प्लेक्स मेडिसिन, लॉजिक, फिलॉसफी और पॉलिटिक्स से लेकर मार्शल आर्ट्स तक यहाँ सब कुछ सिखाया जाता था। ये उस समय पूरी दुनिया के लिए रिसर्च के सबसे बड़े सेंटर्स थे। और एक तरफ जहाँ ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थीं, वहीं दूसरी तरफ जरा सिंधु घाटी सभ्यता पर नजर डालिए। इसके एकदम वेल प्लान्ड शहर, कमाल का ड्रेनेज सिस्टम और दुनिया भर में फैला इनका ट्रेड नेटवर्क। ये सारी चीजें इस बात का पक्का सबूत है कि मॉडर्न अर्बन लिविंग का जो ब्लूप्रिंट है ना, वो इसी सभ्यता ने तैयार किया था। ये सिर्फ आइडियाज में नहीं बल्कि लाइफस्टाइल में भी बहुत आगे थे। अध्याय 6 भारत एक चेतन सभ्यता। अब आते हैं उस डायरी के सबसे अहम मैसेज पर। वो मैसेज ये था कि भारत ने सिर्फ एस्ट्रोनॉमी या आर्किटेक्चर जैसी बाहरी चीजों पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि योग और ध्यान के रूप में अपने भीतर के विज्ञान को, यानी अपनी इनर साइंस को सबसे ऊपर रखा। इस एक छोटे से सिद्धांत पर जरा गहराई से विचार करते हैं। मन को जानना ही ब्रह्मांड को जानना है। मतलब टू नो द माइंड इज टू नो द यूनिवर्स। कितनी गहरी बात है ये। इतिहास गवाह है कि जब बाहरी हमले हुए तो यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज को बहुत ही बेरहमी से जला दिया गया। हजारों कीमती किताबें राख हो गईं। लेकिन ज्ञान और चेतना के ये जो मूल विचार थे ना, ये कभी खत्म नहीं हुए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल ये आता है कि भाई जब किताबें ही जल गईं तो फिर ये सारा ज्ञान बचा कैसे? तो इसका जवाब है हमारी लोक परंपराएं। कहानियों, गीतों और लोगों की आम जीवन शैली के जरिए ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा और सदियों तक सुरक्षित रहा। ये सभ्यता सिर्फ इसलिए सरवाइव नहीं कर पाई क्योंकि इसके पास कोई बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी, बल्कि ये इसलिए बची रही क्योंकि ये स्पिरिचुअली और आत्मिक रूप से पूरी तरह से जिंदा थी। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारा प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही रेलेवेंट है। आज का हमारा मॉडर्न साइंस जिन चीजों को अपनी बिल्कुल नई डिस्कवरी मानता है ना, जैसे कि एनर्जी, वाइब्रेशन, जीरो का कॉन्सेप्ट या फिर कॉस्मिक साइकिल्स, ये सभी चीजें वैदिक विज्ञान में हजारों साल पहले से मौजूद थीं। देखा जाए तो आज का साइंस बस उन्हीं पुरानी वैदिक थ्योरीज पर अपनी मोहर लगा रहा है। तो इस पूरी जर्नी ने आरव को अंदर तक बदल कर रख दिया। उसके अंदर एक नई समझ आ गई थी। वो ये बात जान चुका था कि भारत का इतिहास कभी किसी ने छुपाया नहीं था, बस वो वक्त के थपेड़ों में थोड़ा बिखर सा गया था। फिर क्या था, उसने अपने गांव वापस जाकर लोगों को एक ही चीज सिखानी शुरू की। ज्ञान को समझो, केवल मानो नहीं। मतलब बिना सोचे समझे किसी बात को मानने के बजाय लॉजिक और समझ का इस्तेमाल करो। ये जो बिखरा हुआ इतिहास है ना, ये आज भी हमारी संस्कृत की ध्वनियों, वेदों की गहराइयों और हमारी लोक परंपराओं में सांस ले रहा है।
ये खत्म नहीं हुआ है, बस इंतजार कर रहा है कि कोई इसे फिर से पूरी तरह समझे। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल, जिस दिन इस पूरी चेतन सभ्यता और इसके गहरे ज्ञान को हम वाकई समझ लेंगे, क्या वो दिन होगा जब भारत फिर से दुनिया का मार्गदर्शन करेगा? विचार जरूर कीजिएगा।